नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। S7 के संवाद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में आज सिविल परीक्षा में सबसे आगे आने वाली आरुषि मिश्रा जी मौजूद हैं, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। आरुषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम संवाद में। धन्यवाद सर। मेरा सबसे पहला आपसे सवाल कि आपने सिविल की तरफ ही क्यों अपना करियर बनाने के बारे में सोचा? सर, जब मैं छोटी थी तो मतलब मेरे फादर बहुत ही इंस्पिरेशनल फिगर रहे मेरी लाइफ में, और उन्होंने अक्सर ऐसी जो प्रॉब्लम्स थी जो सोसाइटी में दिखती थी हमें, उसकी तरफ दिखाया जी। और ये महसूस कराया कि अगर आप इन कुछ प्रशासनिक पद ऐसे होते हैं जहाँ पे आप पहुँच के इन लोगों की सेवा बहुत अच्छे माध्यम से कर सकते हैं। तो उससे मेरा रुझान बढ़ा। और फिर कॉलेज में मेरी ग्रेजुएशन IIT रुड़की से हुई है, तो वहाँ पे थोड़ा पढ़ने का माहौल भी इसलिए ज़्यादा था, तो उससे मेरा रुझान और सॉलिडिफाई हुआ और फिर आगे तैयारी शुरू हो गई। अच्छा, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूँ। आपकी 229वीं रैंक आई है इसमें जी। तो अगर देखा जाए तो IAS PCS के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर भी बहुत होता है जी। अब अगर आज देखिए तो राजनीतिकरण इस तरह से हो गया है कि लगातार अगर आप देखिए कोई ना कोई दबाव बनता है, किसी न किसी तरह से लोग दबाव बनाते हैं। तो आपने क्या सोचा है कि अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो आपको इन चीज़ों को दरकिनार करना पड़ेगा? कैसे करेंगे आप? क्या चैलेंजेस हैं आपके सामने? क्या सोचती हैं आप? देखिए, पॉलिटिकल प्रेशर की जहाँ तक बात होती है तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होता है। वो तो एक हिस्सा है जो आपको जीना है। लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर भी दो किस्म के हो सकते हैं। एक पॉलिटिकल प्रेशर पॉजिटिव होता है क्योंकि वो जनता से जुड़े लोग हैं और वो आपको बेहतर बता सकते हैं कि जनता की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो आप उस हिसाब से बेहतर काम कर सकते हैं। लेकिन दूसरा होता है नेगेटिव पॉलिटिकल प्रेशर, जो शायद आपको लीगल काम में बाधा डाले। तो ऐसे कामों में जो मेरा अंदाजा है कि आपको जो लीगली और रूल बाउंड चीज़ें होती हैं आप वही करें, क्योंकि वो चीज़ें बहुत सोच समझ के बनाई जाती हैं और वो किसी का अक्सर नुकसान नहीं करती हैं। तो जो चैलेंजेस हैं वो यही हैं कि हर इंसान की बात सुनना है, समझना है और उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना है, उनको एम्पावर करना है। एट द सेम टाइम पॉलिटिकल प्रेशर को हैंडल करते हुए ना पॉलिटिकल क्लास को परेशान करना है, ना ही उनके दबाव में आके कोई ऐसा गलत काम करना है जिससे जनता की को दिक्कत हो। तो इस बेसिस पे मेरा अंदाज़ा है कि काम करना है। ये चैलेंजेस हैं, लेकिन शायद यही है जो कि ट्रेनिंग में सिखाया जाता है और आप अपने सीनियर्स और अपने कलीग्स से सीखते हैं जब आप कोई भी ज्वाइनिंग करते हैं कहीं पे भी। तो उसके बेसिस पे ये हेल्प हो जाएगी और मैं होप करती हूँ कि मैं सीखते हुए आगे बढ़ पाऊँ। अच्छा, मुझे बताइए आपकी कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी बात या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको देख के आपने सोचा हो कि नहीं, मुझे अब सिविल परीक्षा की तरफ ही जाना है, सिविल परीक्षा की तरफ ही अपना कैरियर बनाना है? कब ये सोच आई आपके अंदर? देखिए, ये सोच बहुत शुरुआत में मेरे फादर ने डाली थी, जो कि पेशे से लॉयर हैं, मिस्टर अजय कुमार मिश्रा जी। और उसके बाद मेरे मदर ने उसको नर्चर किया, माँ बाप ने ये शुरुआत करी। और मेरी मदर का नाम नीता मिश्रा है, वो सेंट पीटर स्कूल में टीचर हैं। और लेकिन हुआ ये कि मेरे कॉलेज IIT रुड़की से हमारे आज की जिलाधिकारी मिसेस शुभ्रा सक्सेना, उन्होंने 2009 में रैंक 1 हासिल करी थी, जिससे हम बच्चों के अंदर IIT रुड़की में काफ़ी मोटिवेशन था। तो आगे हमने उनको एक रोल मॉडल समझ के पढ़ना शुरू किया शुरुआत में। और आज की स्थिति में जब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो मैंने बहुत लोगों के काम को ऑब्जर्व किया पढ़ाई के दौरान। तो दो नाम जो मुझे शीर्ष पर याद आते हैं वो है मिसेस अरुणा सौंदरराजन, जो कि केरला कैडर में, जिन्होंने जो कि ऑफिसर हैं, जिन्होंने मैं भूल गई एक शब्द है, केरला में जो विमेन SHG के लिए एक मूवमेंट चलाया जा रहा है। तो उससे क्या है कि लेडीज जो हैं वो इकोनॉमिकली एम्पावर हो गई हैं। तो ये कुटुंबश्री योजना, तो वो एक बहुत इंस्पिरेशनल लगी। और एक IPS हैं मिसेस D रूपा मॉडगिल, उन्होंने पूरे रास्ते भर मुझे उनको देख के लगा कि अगर IPS बनना है एज अ लड़की होके तो ऐसे बनो, और IAS बनना है तो अरुणा मैम की तरह बनो। तो ये मुझे गाइडेंस मिली जीवन भर। अच्छा, आपने अगर दो आपके रोल मॉडल हैं, आपने बताया कि दोनों महिलाएं हैं और जाहिर सी बात है कि रायबरेली की जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना जी भी हैं। महिला सशक्तिकरण के बारे में क्या सोचती हैं आप? क्योंकि महिलाओं की भागीदारी, अब अगर आप देखें तो जो भी सरकार आती है महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है और लगातार एक प्रयास भी कर रही है सरकार, और आप भी एक
महिला के तौर पर अधिकारी बनेंगी, क्या सोचती हैं आप उनके डेवलपमेंट के बारे में और क्या बात आपको लगती है? देखिए, डेवलपमेंट, अगर हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, नारी सशक्तिकरण के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि नारी बाहर निकल पाए, उसके पास इकोनॉमिक एवेन्यूज़ हों जहाँ पे वो कुछ कमाए, क्योंकि जब वो कुछ कमाती है, कुछ अर्न करती है, तो उसकी अपने घर में, उसकी समाज में एक इज्जत बढ़ती है और उसका एक डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ता है, उसकी वैल्यू बढ़ती है, जो कि वो कहती है वो सुना जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि छोटे से छोटे लेवल से बड़े लेवल तक हर एक काम, चाहे वो आप जो महिलाएं जो एनजीओ में काम कर सकती हैं, ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप में बना सकती हैं, से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो भी काम करें, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट उनका बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात मुझे जो लगती है कि जो समाज में हम महसूस करते हैं कि बदलाव आना चाहिए बेटियों के लिए, महिलाओं के प्रति, वो एक ग्रेजुअल चेंज है, वो एक प्रोसेस है, वो आएगा। उसके लिए सारी सरकारें हमेशा कोशिश कर रही हैं कि लॉज और इंस्टीट्यूशंस इतने स्ट्रांग हो जाएं कि महिलाओं को ये पता हो कि उनके अधिकारों का हनन क्या है और उसके लिए वो कहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। मेरी नज़र में यही सबसे बड़ा एम्पावरमेंट होगा, जो कि जिसकी दिशा में हर सरकार कदम उठाती आई है और एक प्रोसेस है जो कि धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात। अच्छा, अब आप अपने बारे में बताइए कि आपका जो सफ़र है जी, आपने कहाँ से पढ़ाई की और क्या क्या किया आपने, बताइए हमसे। हम दर्शक हमारे सब जानना चाहते हैं। जब हमने बताया कि आप हमारे साथ में जुड़ रही हैं तो जाहिर सी बात हमारे पास में बहुत सारे मेल आए, उसमें लोग जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। आप अपने सफ़र के बारे में बताइए मुझे। हाँ जी सर, मैं अपने सफ़र के बारे में शुरुआत करूँ तो मेरा जन्म प्रयागराज में हुआ था जी। और उसके बाद मैं रायबरेली से ही पढ़ी और बड़ी हूँ और रायबरेली में मेरी 10th तक की शिक्षा सेंट पीटर स्कूल में हुई है और 11th और 12th मैंने SGS पब्लिक स्कूल से किया है। उसके बाद मैंने IIT की तैयारी करी और मेरा सिलेक्शन IIT रुड़की में हुआ, जहाँ पे मैंने 4 साल की ग्रेजुएशन करी। उसके बाद मैंने कुछ जगह NGOs में काम किया और थोड़े इधर उधर कोशिश करी कि आप अपना व्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं या और चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन 2014 के पश्चात मुझे धीरे धीरे कुछ 1-2 वर्षों में समझ आया कि शायद मुझे प्रशासनिक सेवा की तरफ ही झुकाव ज़्यादा है। उसके बाद मैंने तैयारी शुरू करी और मेरा सफ़र काफ़ी लंबा हो गया, 4 साल तक तो सफलता नहीं मिली, लेकिन उसके बाद पिछले साल से मुझे कुछ सफलताएं मिली हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। लास्ट ईयर मेरी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में सिलेक्शन हुआ था, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 2 आई थी। तो उसके बाद मुझे मोटिवेशन मिला कि शायद मेहनत करने के बाद सफलता मिल सकती है। और उसके बाद जो स्टेट PCS का एग्ज़ाम था उत्तर प्रदेश का, उसमें भी मेरा डिप्टी SP के पद पे चयन हुआ और उसके बाद शायद मुझे एहसास हुआ कि अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, अब मेहनत करनी है और लगातार मेहनत करनी है कि जो सपना आप लेके चलें शायद वो भी आप पूरा कर सकते हैं। और वो इस बार अगले साल जो 2020 है उसमें मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया। अभी आपने अपनी बातों में बताया कि आपने कुछ NGO में भी कुछ काम किया है जी, क्या काम थे हम जानना चाहते हैं और क्या क्या किया आपने उसमें? जी मैंने 2 NGO में काम किया था। एक है मैंने अपने कॉलेज टाइम में किया था और आगे भी कंटिन्यू रखा थोड़ा, वो है अवंती फेलोशिप। इसमें जो स्कूली बच्चे थे हमारे कॉलेज के अगल बगल, हमने उनको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करी कि जो अच्छे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, हमने उनके लिए उनको मदद करी। उनको वीकेंड्स पे हमने वो जो गरीब वर्ग के बच्चे थे उनको हमने अलग से ट्यूशन पढ़ाया, कोचिंग पढ़ाई, जिससे वो बच्चे बेहतर परफॉर्म करें और शहर के उन बच्चों के साथ कॉम्पीट कर सकें जो कोचिंग लेने में सक्षम हैं। और दूसरा मेरा प्रयास था, मेरा काम था प्रयास NGO की तरफ, जहाँ पे हम ये कोशिश करते थे कि बच्चों को पढ़ाया जाए। जो दिल्ली के जो स्लम्स वाले एरिया थे वहाँ पे बच्चों को, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी जाए कि उनको अपना नाम लिखना आता हो, उनको पते पढ़ने आते हो, या वो कहीं भटक जाएं तो उनको ये पता हो कि कौन सा बिल बोर्ड क्या कह रहा है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम एक जो फंक्शनल लिटरेसी जिसको कहते हैं वो महिलाओं और बच्चों में वो स्लम्स के एरिया में डेवलप करी, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि एक बेसिक जरूरत है। जो लोग पढ़ नहीं पाते उनको ये दिक्कत होती है कि वो कौन सी बस में बैठ के कहाँ जा रहे हैं। तो अगर एक छोटी सी जरूरत भी आदमी पूरी कर ले, एक बेसिक पढ़ाई आदमी को पता हो पढ़ना, तो वो बहुत मददगार साबित होगी। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। अच्छा, मुझे बताइए कि आपने सिविल परीक्षा में आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या थे? मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था और जिसको मैंने पढ़ा और उसी के थ्रू सफलता हासिल करी। अच्छा, सभी लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मतलब
जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस समय और आपका नाम आ गया है तो कहीं ना कहीं आपको देख रहे होंगे, तो वो भी ये समझना चाहते हैं कि आपने अपनी तैयारी कैसे की, पढ़ाई कैसे की, क्या आपका रूटीन रहता था, कब क्या करना चाहिए, कुल मिला के उनको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। आप अपने बारे में बताइए जिससे कुछ लोग प्रेरणा भी ले सकें, जानना चाहते हैं लोग। जी देखिए, मैंने जो भी सफलताएं हासिल करी हैं अपने जीवन में, उसमें कभी ये मैं नहीं कह सकती कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड थी। मुझे हमेशा मेहनत करनी पड़ी थी और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, चाहे वो 10th के रिजल्ट हो, 12th के रिजल्ट हो, IIT हो या आज की जो सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ है। तो मेरा स्टूडेंट्स से यही कहना है कि आप मेहनत पे भरोसा रखिए अपनी, और अपने समय के प्रति वफादार रहिए। अगर टाइम टेबल की बात करी जाए तो आपका एक मॉर्निंग, जो मैं महसूस करती हूँ, एक मॉर्निंग शेड्यूल होना चाहिए। बाकी लोग नाइट का शेड्यूल भी रखते हैं क्योंकि काफ़ी कंसंट्रेशन अच्छा होता है, लोगों का कहना है। लेकिन एक शेड्यूल रखिए, उसमें आप शेड्यूल्ड पढ़ाई रखिए, शेड्यूल्ड ब्रेक्स रखिए। क्योंकि अगर आप शेड्यूल ब्रेक नहीं करते हैं तो आपके दो फायदे जो हो सकते हैं वो नहीं होते हैं। एक कि हम पढ़ाई के हर टाइम पे ये सोच रहे होते हैं कि आप ब्रेक ले लेते हैं, और वो अनप्लान्ड ब्रेक्स हमेशा वेस्ट हो जाते हैं। और दूसरा चीज़ ये कि अगर आप कभी भी प्लान्ड ब्रेक लेते हैं तो वो एक बहुत प्रोडक्टिव ब्रेक होता है, जिसमें आप अपने मन की चीज़ें कर सकते हैं, जो आपकी हॉबी है, जो भी चीज़ आपको पसंद है, तो उससे आप सेटिस्फाइड फील करते हैं। एट द सेम टाइम आपको ये फीलिंग आती है कि अरे ये तो टाइम वेस्ट हो गया, तो चलो हम पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई के लिए भी मोटिवेशन बढ़ जाता है। तो मेरा ये कहना है। इसके अलावा जो मैं कहना चाहूँगी आपके इस माध्यम से, वो ये कि असफलताओं से हारे नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं, और वो बहुत ही काबिल तारीफ बात है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुत लंबा समय लग जाता है। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल बताऊँ, मुझे बहुत समय लगा। तो उसमें ऐसे समय आए अक्सर जब पढ़ाई में मन नहीं लगा, या इंसान डर गया, या कभी कभी लापरवाही कर दी की। तो उनसे मेरा ये कहना है कि आप डरिए मत, आप हारिए मत, एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के लगातार काम करिए। जब एक लेवल पे आपकी पढ़ाई आ जाएगी तो आपके रिजल्ट खुद ब खुद आने लग जाएंगे। और एक जो मैं लास्ट बात शेयर करना चाहती हूँ, जो लोग बहुत बार असफल हो रहे हैं उनके लिए, कि आप अपनी प्रिपरेशन में 15 दिन या 1 महीने का ब्रेक लीजिए। पहले ये जानिए कि डिफरेंट बच्चे और क्या कर रहे हैं जो सेलेक्ट हो रहे हैं। टॉपर्स की कॉपीज होती हैं, सिलेबस होते हैं, या आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मैंने इस बार यही किया था और उसके बाद मुझे ये सफलता हासिल हुई। तो ये एक मेरा सजेशन है जो कि लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर देखा जाए तो IAS PCS और इस तरह की तैयारियों में एक साधारण घर के बच्चे को काफ़ी, एक तरह से देखा जाए तो उसको लगता है कि पैसे कहाँ से लेके आएंगे, हम कहाँ से कोचिंग पढ़ेंगे। एक बहुत बड़ा एक परेशानी की बात रहती है। मैं समझना चाहता हूँ कि आपने क्या इस तरह की कोचिंग्स की, और जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो घर पे पढ़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जिनके पास में 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष रहता है, और वो भी बनना चाहते हैं, उनके भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, जिनके अपने सपने होते हैं, तो क्या करें वो? क्या कहना है आपका कि मतलब आप अपने बारे में बताइए कि क्या आपने भी किसी बड़ी कोचिंग में पढ़ाई की, और जो लोग नहीं कर सकते वो कैसे अपनी तैयारी करें, समझना चाहता हूँ मैं आपसे। जी देखिए, मैंने अपनी एक बार कोचिंग ज़रूर ली थी जी। वो दिल्ली में वाजीराम एंड रवि करके कोचिंग है, क्योंकि मैं जस्ट आफ्टर कॉलेज थी और मुझे ये तो पता था कि मुझे करना क्या है, लेकिन कैसे करना है इसका अंदाज़ा नहीं था। ये 2014 की बात है, और 2014 में ऑनलाइन माध्यम बहुत कम हुआ करते थे। लेकिन मैंने उससे तैयारी शुरू तो करी, उसके बाद मैंने मैक्सिमम तैयारी अपनी ऑनलाइन करी है, क्योंकि ग्रेजुअली ऑनलाइन कोर्सेज बहुत बढ़ गए थे जी। तो उससे क्या है कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मेंटेन्ड रही, और आप हर इंसान एक अलग सोर्स फॉलो करता है, तो उसे एक अलग आंसर लिख पाता है। और जहाँ तक बात करते हैं कि जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं, या जो जिनके पास संसाधन इतने नहीं हैं, वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए मेरा यही सजेशन है कि आजकल अगर आप बेसिक इंटरनेट जो की सुविधा ले पाएं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सारी टेस्ट सीरीज, सारे क्लासेस, सब कुछ ऑनलाइन है। कुछ कोचिंग ऐसी होती हैं जो ऑनलाइन क्लासेस का पैसा भी लेती हैं, आप या तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको दिक्कत ये है कि आप वो भी नहीं कर सकते, तो आजकल इतनी कोचिंग है और इतने तरीके हैं जहाँ पे आपको ऑनलाइन और इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन और एजुकेशन सब अवेलेबल है। तो आप उसका बहुत मेहनत से यूज़ करें। टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, जहाँ पे आप अपनी आंसर राइटिंग मेंस की करके शेयर कर सकते हैं, और लोग उसमें बहुत ही सहयोग देते हैं, वो चेक करके भी आपको आपकी गलतियाँ बताते हैं। तो आप ऐसे ग्रुप्स में शामिल हो जाएं,
तो वो आपको बहुत मदद करेगा। तो जिस समय मैंने तैयारी की शुरुआत करी थी, अगर हम 2014 से 2020 में कंपैरिजन करें तो आज कोई भी बच्चा जो कि देश के किसी भी कॉर्नर पे है और कितनी भी सुविधाओं की कमी है, अगर एक बेसिक इंटरनेट की फैसिलिटी मिल जाए तो वो बच्चा इक्विवेलेंटली या और बेहतर परफॉर्म कर सकता है। जाहिर सी बात है, भारत के प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया की बात की और डिजिटल को बढ़ावा इतना दिया, तो कहीं ना कहीं ये जो डिजिटल वाला प्लान था, भारत को डिजिटल भारत करने का जो प्लान था वो कारगर साबित हो रहा है। अगर आप देखें तो जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ रहे हैं, 7 न्यूज़ चैनल भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ रहा है, तो आज अगर डिजिटल इंडिया का जमाना है तो उसका जरूर फायदा सबको उठाना चाहिए। आपने बहुत बढ़िया बात कही कि इंटरनेट के माध्यम से अगर आपके पास कोई बेसिक प्लान भी है तो आप इंटरनेट के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है आपके पास अगर संसाधन, तो आप जुड़िए और इस तरह से ऑनलाइन नोट्स के जरिए भी आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल आपसे जी, क्या संदेश देना चाहते हैं आप, क्या कहना है आपका लोगों के प्रति? S7 न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या कहेंगी आप? जी, मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो मैं महसूस करती हूँ और स्पेशली उत्तर प्रदेश के लिए जी, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, यहाँ पे हर इंसान केपेबल है, कारगर है, लेकिन ज़रूरत ये है कि वो इंसान स्किल्ड हो। तो उसके लिए इंसान को अपने समय के प्रति बहुत वफादार रहना पड़ेगा जब वो एक प्रोडक्टिव एज में है, जहाँ पे वो 60 साल से कम है और वो बेहतर काम कर सकता है। तो 30 या 35 साल की उम्र तक आप कुछ ना कुछ ऐसा सीखिए और कोई ना कोई ऐसा काम करिए जो कि एक स्टेबल काम हो, तो आप अपने जीवन में बहुत बेहतर कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और आप अपनी अगली जनरेशन बहुत अच्छी बना पाएंगे। तो बस मेरा सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेगा कि आप समय के प्रति वफादार रहें और हार्डवर्क से मत डरें। चलिए, लोग मानेंगे आपकी बात, और जाहिर सी बात है कि अगर समय का आपको एक तरह से ज्ञान है, अगर आप सोचते हैं कि समय में आप किसी काम को करते हैं तो ज़रूर सक्सेस होते हैं, और ईमानदारी सबसे ज़रूरी है। अगर आप डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं तो सरकार की जो योजनाएं आई हैं उनको आप ज़मीनी जो है हकीकत में लेके आइए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई आपको कि आप आगे बढ़िए, और जो भी योजनाएं आ रही हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आप नीचे तक जरूर लेके जाइए, आगे बढ़िए। बहुत बहुत शुभकामनाएं S7 परिवार की तरफ से, S7 की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। जी, धन्यवाद। तो ये थी आरुषि मिश्रा, जिनकी 229वीं रैंक आई है और उन्होंने अपने ज़िले का भी नाम रोशन किया है। जाहिर सी बात है कि हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि वो भारत सरकार की आ रही योजनाएं और उत्तर प्रदेश की सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाएं। S7 के संवाद में फिर होंगी आपसे मुलाकात, तब तक सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, मास्क जरूर लगाइए, दूरी बनाइए। नमस्कार।